IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैश में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 6, 7 एनसीईआरटी साइंस में फिजिक्स के जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं, क्लास 6 और क्लास 7 एनसीईआरटी में न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन को मैंने यहाँ शामिल कर लिया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे एनसीईआरटी आधारित सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएं और आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से होती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कभी भी अगर आते हैं तो पहले आपको इसी को गौर करना है कि वो सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसी पर गौर करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा गया तो यही सही होगा, ये गलत हो जाएगा और यही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि जो है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 100 मिलीमीटर नहीं होता, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 मीटर को जो है 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आपका एक नंबर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है असत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल गति में मापा जाता है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है तो यह तो ऑप्शन नहीं होगा। मैक मात्रा के द्वारा प्रकाश की चाल को मापा जाता है, नहीं। प्रकाश की चाल को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है, मैक के द्वारा ध्वनि का मापन होता है। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, तो केवल 20 में होगा, केवल 20 में गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट आपका पार्सेक मात्रक किसका होता है? तो पार्सेक जो है मात्रक किसका है? ये दूरी का मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला है, यदि कोई वस्तु किसी जो है अनंत तल पर फिसल रही है तब वस्तु की गति क्या होगी? तो वस्तु की गति जो है सरल रेखीय गति हो जाएगी। ये क्वेश्चन एक बार ये जो है बीपीएससी में पूछा भी गया है। ठीक है, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति आवर्ती गति होती है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा है, मार्च फास्ट करते सैनिक की गति आवर्ती गति होती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सरल जो है रेखीय गति होती है जो है मार्च फास्ट करने वाले सैनिकों की। तो दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। तो इसमें सत्य पूछा गया तो केवल 1 सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब क्या होता है? तो वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित उसके आगे शब्द को जोड़ना है। ऑप्शन कौन सा सत्य है ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला है, दूरी का मान 0 होता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होता है, ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान के दुगुने के बराबर होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो विस्थापन का मान 0 होता है, यही होगा सही। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4, केवल 4, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा, केवल 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिक्षेय गति का उदाहरण होता है? तो ये कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तोप से छोड़ा गया गोला। जो तोप से गोला छोड़ा जाता है उसे जो है परिक्षेपीय गति कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण होता है? इसमें कौन सा ऐसा बल है, फोर्स है, जो संपर्क बल का उदाहरण माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला जो पेशीय बल होता है, इसी को हम संपर्क बल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है, घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये बिल्कुल सत्य है। तो घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है, किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सत्य है, तभी त्वरण पैदा होता है। तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते रहेंगे, मैं आपका सारा कराता रहूंगा। नेक्स्ट है आपका, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, यह उदाहरण किसका है? इस तरह के फिजिक्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा ज्ञान पूछे जाते हैं। तो ये उदाहरण किसका है? विराम का जड़त्व है। याद रखना, इसको कहते हैं विराम का जड़त्व कहते हैं। तो जब बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे जो यात्री होते हैं वो पीछे की ओर क्या हो जाते हैं?
गिर जाते हैं तो उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूटन के प्रथम नियम के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो पहला है आपका बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो दोनों ऑप्शन इसमें सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 1 और 2 दोनों, अर्थात सी। ठीक है, तो न्यूटन से जुड़े हुए क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है आपका संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल सत्य है। तो संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए संवेग को हम जो है सदिश राशि कहते हैं। दूसरा है संवेग द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है, बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बल गुणनफल किसका है? ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन भी है और बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको दे दिया है। द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वही आपका बल की परिभाषा को जो है उत्पन्न करता है, ये बात याद रखना। तो बल किसकी परिभाषा गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से रट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? इसमें ऐसा कौन सा जो है उदाहरण है जिसका संबंध न्यूटन के तीसरे नियम से जो है वो चलता है? तो आप सही ऑप्शन खोजना है हमें। तो बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक के का पीछे की ओर गति करना, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। क्रिया की प्रतिक्रिया बिल्कुल सही है। नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, ये भी बिल्कुल सही है। जब नाविक नाव से कूदता है तो नाव थोड़ा पीछे की ओर जो है गति करती है, तो ये भी जो है क्रिया की प्रतिक्रिया लगता है। सड़क पर चलना, ये भी क्रिया की प्रतिक्रिया ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 सभी सही है। ठीक है, और तीनों ऑप्शन जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि घर्षण न हो तो वस्तु जो गतिशील है वो क्या होगा? तो अपनी गति की अवस्था में रहेगी। याद रखना, यदि घर्षण ना हो तो वस्तु जो गतिशील है वो अपनी गति की अवस्था में ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह के फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है चैनल को जरूर जुड़िए आप इससे, जिससे आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? तो बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। तो याद रखना, बर्फ पे घर्षण बल कम होता है, इसीलिए वहां पे चलना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से अभिकेंद्रीय बल से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है? इसमें कौन सा ऐसा है जो अभिकेंद्रीय बल से जुड़ा हुआ है? ठीक है, पहला है साइकिल सवार का वृत्तीय मोड़ पर मुड़ना। जो साइकिल सवार होता है जब वृत्तीय मोड़ पर मुड़ता है तो ये भी जो है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है, बिल्कुल सत्य है। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का गतिशील होना, ये भी जो है क्या है? तो अभिकेंद्रीय बल है। डोरी से बंधे कण की क्षैतिज जो है वृत्त में गति करना, ये भी जो है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। तो तीनों बल जो है अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से बल जो है संरक्षी बल होते हैं? इसमें कौन सा ऐसा बल है जो संरक्षी बल है? तो पहला है आपका स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल को हम कहते हैं संरक्षी बल कहते हैं। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, ये भी विद्युत चुंबकीय बल भी संरक्षी बल का उदाहरण है। घर्षण बल नहीं, ये नहीं होगा। श्यान बल ये भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ये हो जाएगा। तो याद रखना 1, 2 और जो है आपका 5, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। याद रखना ये तीनों कैसे बल हैं? संरक्षी बल हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा जो है किए कुल कार्य से किया जाता है। तो किसी वस्तु में जो निहित ऊर्जा का मापन होता है उसको किए गए कुल कार्य से होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है क्योंकि यहाँ सही पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा का योग होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा का योग नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो केवल इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? तो केवल एक सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है आपका, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, किसी वस्तु की चाल बढ़ाने पर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है, अधिक हो जाता है। गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब कोई व्यक्ति कील ठोकने के लिए हथौड़े को किसी ऊंचाई तक उठाता है तब उसमें संचित ऊर्जा होती है। जब कोई व्यक्ति हथौड़ा उठा करके कील को ठोकता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है फिजिक्स में बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित मतलब होती है। तो कौन कैसी ऐसी क्रिया है जिसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है। पहला है आपका, तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा। बिल्कुल सत्य है। किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा। ये भी बिल्कुल सत्य है। स्प्रिंग को खींचने पर उसमें जो है उपार्जित ऊर्जा। ये भी बिल्कुल सत्य है। बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बहती हवा में जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, बाकी इन तीनों में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इस तरह के उदाहरण वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन फिजिक्स में अक्सर पूछे जाते हैं, व्यवहारिक क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। ऊर्जा का रूपांतरण के संदर्भ में। ठीक है। पहला हो जाएगा, ऊर्जा को नष्ट तो किया जा सकता है लेकिन ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल परिवर्तन होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल जो है 2 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। जो हम सौर सेल बनाते हैं तो सौर सेल बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। तो हम सिलिकॉन का उपयोग करके ही जो है हम क्या बनाते हैं, सौर सेल बनाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो पृथ्वी भी उस वस्तु की ओर आकर्षित होती है, लेकिन हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इस कारण की पुष्टि के गति कि कौन से नियम द्वारा की जा सकती है। मतलब जैसे ये है, इसका कहने का क्वेश्चन मतलब ये है कि जैसे पृथ्वी जो है आकर्षित होती है तो पृथ्वी के साथ साथ कोई वस्तु और भी आकर्षित होती है, लेकिन हमें पृथ्वी आकर्षित हो रही है इसका पता नहीं चलता है। तो ये कौन सा नियम है ये पूछा गया है। तो ये आपका है गति का द्वितीय नियम। तो गति के द्वितीय नियम के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है। पहला है, न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल होता है, नहीं, प्रबल बल नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आकर्षण बल होता है, ये प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। तो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 इसका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, गुरुत्वाकर्षण के यूनिवर्सल नियम, सावित्री मतलब यूनिवर्सल नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं गुरुत्वाकर्षण के यूनिवर्स नियम की सही पुष्टि करती हैं। सावित्री मतलब नियम की सही पुष्टि करती हैं। पहला ऑप्शन है, पृथ्वी के चारों ओर ग्रहों की गति। ये तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर पेड़ों का उगना, ये 2 नंबर नहीं होगा, तो 2 नंबर यहाँ भी है, ये कट जाएगा। सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा का आना, ये तो बिल्कुल सत्य है। हमें पृथ्वी से बंधे रहना वाला बल, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 3 और 4 जो है ये गुरुत्वाकर्षण के बल के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है। पहला है,
पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, ये बिल्कुल सत्य है। हम जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाएंगे वैसे गुरुत्वाकर्षण का मान घट जाएगा, बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ये भी बिल्कुल सही है। हम पृथ्वी के चाहे ऊपर जाएं और चाहे नीचे जाएं, दोनों स्थिति में जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान घटता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो पृथ्वी यह है और ये विषुवत रेखा है, ये आपका पोल है। तो पोल से याद रखना, जैसे हम विषुवत रेखा की ओर जब बढ़ते हैं तो जी के मान में कमी आती है, ये बिल्कुल सत्य है। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से पोल की ओर जाएंगे तो जी के मान में बढ़ोतरी होती है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो मैंने इसको दे दिया है। तो ये चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण यह है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वहां पर डी हो जाएगा। वहां पर जो है धूलकण ही नहीं है, वहां पर वायुमंडल में गैसें ही नहीं है, इसीलिए जो है हमें कोई बात सुनाई नहीं देती। और दूसरी बात, वहां पर जो है ये जो गैस के अणु होते हैं पलायन कर जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं, रुकते नहीं हैं, इसलिए वहां वायुमंडल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ये क्वेश्चन बहुत व्यवहारिक है, बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। जैसे याद रखना, बाल्टी को हम पानी से ऊपर सतह के ऊपर लाते हैं वैसे वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक व्यवहारिक क्वेश्चन है बिल्कुल फिजिक्स का। नेक्स्ट आपका, सबसे अधिक सायंता जो किसकी होती है। तो सबसे अधिक सायंता किसकी होती है, शहद की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। जो सबसे, इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे कम गति के द्वारा गति करती है कोई भी चीज, जो सबसे धीमे धीमे गति करती है, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, सबसे अधिक सायंता कहते हैं। ये बात याद रखना। अगर हम शहद को कहीं गिरा देते हैं तो उसकी जो मूवमेंट होगा बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो वर्षा की जो बूंदें होती है उसकी गोलाकार आकृति कारण क्या है, पृष्ठ तनाव होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दिया था इसलिए मैंने दे दिया है। तो वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। तो लोहे की अगर कोई सुई है पानी सतह पर अगर वो तैर रही है तो क्यों तैर रही है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही तैर रही है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है। इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण ये होता है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो होती है उसी कारण भाप से हम ज्यादा जल जाते हैं, जबकि आग से हम कम जलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन व्यवहारिक है बिल्कुल, अब कई बार एग्जाम में आया भी है। क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इस वजह से जो है ऐसा होता है कि जब ठंडी में हम लोहे को उसको छूते हैं किसी चीज को लोहे के, तो बिल्कुल ठंडा महसूस होता है, जबकि लकड़ी का महसूस नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण निम्न में से किस में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आपका है गैस से द्रव में। तो जब हम गैस से द्रव में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो उसको हम कहते हैं संवहन विधि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित होता है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो किसके संरक्षण पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ऊर्जा को तो ना कभी समाप्त किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, यह केवल रूप परिवर्तन करता है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, प्रशीतक मतलब जहाँ फ्रीजिंग होती है, प्रशीतक में उपयोग होने वाली गैस कौन होती है। जैसे एसी हो गया, ये सब चीज़ों में, तो उसमें हम कहते हैं आपका फ्रियान नामक गैस का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर हम कूलिंग करने के लिए काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है कौन सी तरंगे। तो सिटी स्कैन जब हम करते हैं तो उसमें कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है सिटी स्कैन को करने में। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चूंकि एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि तरंगे वे हैं जो ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ठीक है। याद रखना, जो ध्वनि तरंगे होती हैं
वो निर्वात में नहीं चल सकती हैं, प्रकाश तरंगें निर्वात में चलती हैं। और ध्वनि तरंगों के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही है। तो ध्वनि तरंगें तीनों माध्यम में चल सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों चल सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ ऑप्शन में ठोस और गैस दोनों माध्यम में दिया सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ध्वनि तरंगें तीनों माध्यम में चल सकती हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसे क्या होता है, सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। याद रखना, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षित बल होता है, नहीं, ये नहीं होगा। आवेशों के माप पर निर्भर नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है, नहीं घटता है। तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से जो है विद्युत चालक का उदाहरण है, इनमें कौन सा ऐसा है जो विद्युत चालक का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है आपका थर्माकोल, ठीक है, दूसरा है रबड़, तीसरा है कांच और चौथा एल्यूमिनियम की पत्ती। तो याद रखना, विद्युत का जो चालन होगा वो किस पर होगा, याद रखना केवल डी होगा। एल्यूमिनियम की पत्ती पर केवल विद्युत चालन होगा, रबड़ पर, थर्माकोल पर और कांच पर विद्युत नहीं चल सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो ये होता है चांदी। तो चांदी का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में भी कहीं कहीं होता रहता है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है विद्युत सेल में दोनों सिरे धनात्मक होते हैं, नहीं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला यहाँ भी है, दोनों गलत हो जाएगा। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को मिलाने पर उसके रासायनिक पदार्थ शीघ्र खर्च हो जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। विद्युत फ्यूज का जो सिद्धांत होता है वो किस पर जो है होता है, तो याद रखना ये होगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्बों में रासायनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, मतलब जो क्रिया नहीं करती हैं वो कौन सी गैस हैं जो बल्ब में भरी जाती हैं, जो हमारे बल्ब घरों में लगे होते हैं, लाइट जलती हैं। तो पहला है नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन नहीं होगा। आर्गन बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। तो यही दो गैसें हैं, नाइट्रोजन और आर्गन, जो बल्ब में भरी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका भी है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रासायनिक जो है मोटरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला है आपका इनमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें कुंडली को गर्म लौह कोर पर लपेटा जाता है, बिल्कुल सही है। इनकी शक्ति अधिक होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो कुछ 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इसी तरह के क्वेश्चन मैं लाके कराता रहूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।